हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 4 ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। और लेक्चर 4 में आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो अब तक जो तुमने पढ़े हो वो क्या है कि एक कैपेसिटर को अगर हम कनेक्ट कर देंगे एक सेल का साथ तो क्या होगा कि इस सेल का जो पोटेंशियल है भी उतना पोटेंशियल में ये कैपेसिटर का चार्ज होगा। और अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C तो इस पर मैक्सिमम चार्ज जो होगा वो होगा Q = CV। लेकिन आज हम बात करेंगे कि इसका पोटेंशियल का साथ जब तुम इसको कनेक्ट करोगे उसका पोटेंशियल भी होने तक जो बीच में जो फेनोमेना होता है, जो घटनाएं घटती है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। मतलब ऐसा बात नहीं है कि इस बैटरी को कनेक्ट किया और झट से इसका पोटेंशियल भी हो गया। कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम में बहुत कुछ होता है। इसी तरह यहाँ पर इसका पोटेंशियल भी होता है, अचानक नहीं। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मान लो कि ये है हमारा कैपेसिटर और इसको हम क्या किया, एक बैटरी का साथ कनेक्ट कर दिया। तो जब भी एक कैपेसिटर को बैटरी का साथ हम कनेक्ट करेंगे तो जो कनेक्टिंग वायर है वो कनेक्टिंग वायर एकदम रेजिस्टेंस फ्री तो नहीं होते, तो उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो होता ही है। कोई भी एक कनेक्टिंग वायर का एक रेजिस्टेंस होता ही है। तो इसका रेजिस्टेंस मान ले कि R है। अब इसका पोटेंशियल V, तो जब भी इसको पोटेंशियल से हम कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा और नेगेटिव साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। मतलब होता क्या है कि कैपेसिटर के बीच में तो ये वैकेंट है, तो चार्ज का जो फ्लो कैसे होता है कि इस साइड से, मतलब जो पॉजिटिव प्लेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन इस पूरा रास्ता ऐसे फ्लो होके इधर से इलेक्ट्रॉन इधर इस प्लेट में कलेक्ट होता है। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है और इसी तरह ये के प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। जितना इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। इसी तरह क्या हो रहा है, तो जितना इसका चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है कैपेसिटर का उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और एट द एंड उसका पोटेंशियल जाकर बनता है कैपिटल V जो इसका साथ है और उसका चार्ज होता है कैपिटल Q = CV। लेकिन अभी तक क्या होगा कि जब ये शुरू में 0 चार्ज है तब इसका चार्ज का फ्लो होगा फ्रीली, कोई भी उस पर ऑपोजिशन नहीं है। लेकिन जब इसका कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पॉजिटिव प्लेट में कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फर्दर इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट में लाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क डन करना होगा। क्योंकि जब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तब भी हमें क्या करना है और कुछ नेगेटिव चार्ज को इधर से इधर तक लाना है। तो अगर तुम चार्ज इधर और भी देना चाहोगे नेगेटिव प्लेट को तो ये नेगेटिव जो चार्ज है प्लेट का वो चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और वो रिपल्सन का एगेंस्ट ये सेल जो क्या कर रहा है कि रिपल्सन का एगेंस्ट और भी ज़्यादा चार्ज को भेज रहा है। तो इसीलिए क्या होगा कि बैटरी को कुछ काम यहाँ पर करना पड़ेगा। तो बैटरी का जितना काम करना पड़ेगा वो है बैटरी का वर्क डन और यहाँ पर उस वर्क डन का एगेंस्ट कुछ एनर्जी स्टोर होगा। वो एनर्जी स्टोर होगा तो वो कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो कितना एनर्जी स्टोर होगा ये हम दो प्रोसेस से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला प्रोसेस जो है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि इसका पोटेंशियल का साथ चार्ज का जो रिलेशन है वो हम देख सकते हैं कि देखो मान लो हम इस एक्सिस में ले लिया उसका चार्ज इंस्टेंटेनियस चार्ज और इस एक्सिस में ले लिया उसका इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल। कैपेसिटर में क्या होता है कि कैपेसिटर का चार्ज Q इज़ इक्वल टू होता है C इंटू V, जहाँ Q है कोई भी एक टाइम में कैपेसिटर का चार्ज और V है उसी टाइम में उसका पोटेंशियल और C इधर जो है वो है एक कांस्टेंट। मतलब ये y इक्वल टू mx और एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का साथ बराबर होगा। तो ये ग्राफ देखने में होगा ऐसा। यहाँ पर देखो ये जो है पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है मैक्सिमम पोटेंशियल V, मतलब जो सेल का पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल मैक्सिमम होगा तब उसका चार्ज भी क्या होगा कि कैपेसिटर का चार्ज भी होगा मैक्सिमम, दैट इज़ कैपिटल Q। मतलब जब पोटेंशियल को हम कनेक्ट किया तब शुरू में कैपेसिटर में चार्ज भी जीरो, उसका पोटेंशियल भी जीरो। धीरे धीरे उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है और उसका चार्ज भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब पोटेंशियल ए आएगा तब उसका चार्ज होगा Q/2। जो पोटेंशियल 3V/4 होगा तब उसका चार्ज भी होगा 3Q/4। जब पोटेंशियल कैपिटल V हो गया तब उसका चार्ज हो गया Q। अभी देखो कोई भी एक ग्राफ से अगर उसका जो अगर एरिया देखो, ग्राफ के अंदर जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व, ये क्या होगा? तो कोई भी ग्राफ देख लो, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लोगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट का अगर ग्राफ लोगे, ये एक अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है तो उस ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? वो देता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ वर्क डन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ लोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट s। उसी तरह इस जो ग्राफ का नीचे एरिया है ये एरिया देगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ इंटू बेस मतलब V इंटू हाइट, हाइट का मतलब है Q। मतलब एनर्जी जो स्टोर हुआ वो हो गया हाफ इंटू Q इंटू V। तो ये है ग्राफिकल मेथड उसका एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। और एक मेथड है जो है डिफरेंशियल मेथड और कैलकुलस मेथड, वो मेथड भी हम करते हैं अभी। कैलकुलस मेथड में तो मान लो कि ये है हमारा पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को हमें क्या करना है कि चार्ज देना है। तो मान लो कोई भी एक स्मॉल टाइम में, कोई भी एक टाइम में उसका जो चार्ज है Q और उसका पोटेंशियल जो है वो है V और बैटरी का पोटेंशियल है कैपिटल V। ये मान लो कि स्मॉल v है। तो एक इंस्टेंटेनियस टाइम में उसका पोटेंशियल है स्मॉल v, चार्ज है Q। अब देखो कि अगर इस पोटेंशियल का एगेंस्ट हमें एक्स्ट्रा डी क्यू अमाउंट और चार्ज स्टोर करने के लिए वर्क डन कितना होगा कि वर्क डन होगा dW इज इक्वल टू dQ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू पोटेंशियल V। और टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन V इंटू DQ। अब क्या है यहाँ पर देखो V भी वेरिएबल है क्योंकि पोटेंशियल हमेशा बढ़ रहा है और Q भी वेरिएबल है, तो हमें इसका एक वेरिएबल का अंडर लाना है।
तो हमें क्या पता है कि Q इक्वल टू जो है वो है C इंटू भी, मतलब हम ही को लिख सकते हैं ऐसे Q बाई C। तो इसको हम लिख देंगे Q इंटू डी क्यू बाई C, मतलब ये हो जाएगा 1/c इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट लोगे तो इसका लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट है 0 मतलब शुरू का चार्ज, और फाइनल चार्ज जो है वो है कैपिटल Q, मतलब लिमिट जो हो गया वो हो गया 0 से कैपिटल Q। मतलब हम लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई C। तो ये है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर U। हम इस U को देखो अभी डिफरेंट फार्मूला हम इससे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमें मिल गया U इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2C। अभी देखो हम क्या लिख सकते हैं कि Q इक्वल टू जो होता है वो होता है C इंटू भी, मतलब Q स्क्वायर इक्वल टू होगा C भी स्क्वायर, मतलब C स्क्वायर भी स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये है C स्क्वायर इंटू भी स्क्वायर बाई 2C इक्वल टू हाफ। C स्क्वायर बाई C का मतलब होता है C इंटू भी स्क्वायर। और भी हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ C भी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं C भी इंटू भी, और C भी का मतलब होता है Q, तो हो गया हाफ Q इंटू भी। और पिछले कैलकुलेशन में हमें क्या मिला था, पिछले कैलकुलेशन में हमें मिला था जो एक्सप्रेशन वो है हाफ इंटू Q इंटू भी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्रीवियस मेथड में भी आया था हाफ Q इंटू भी, और ये जो मेथड मैंने अप्लाई किया यहाँ पर भी आया हाफ इंटू Q इंटू भी। तो इसको हम देखो अब सारे फॉर्मूला को हम एक साथ लिख सकते हैं। एक साथ अगर सबको लिखोगे तो U का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हाफ C भी स्क्वायर इक्वल टू हाफ Q भी इक्वल टू आएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर यहाँ पर 3 फार्मूला हमें मिल गया। एक है हाफ C भी स्क्वायर, एक है हाफ Q भी, और एक है हाफ Q स्क्वायर बाई C। अब जब हमें C एंड V पता होगा तो हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। दूसरा, जब Q एंड V पता होगा तो हम हाफ Q भी फार्मूला को अप्लाई करेंगे, और जब Q एंड C पता होगा तो हम ये हाफ Q स्क्वायर बाई C इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। अब देखो कैपेसिटर में जो एनर्जी हमें मिला वो एनर्जी कहाँ रहेगा, मतलब अगर हमें ये एक कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर का चार्ज जो है वो है Q, कैपेसिटेंस है C और पोटेंशियल है V, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। तो अगर दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर में, तो ये एनर्जी रहता है कहाँ, तो एनर्जी रहता है इस जो फील्ड यहाँ पर होगा, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट, मतलब इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ऐसे, इस फील्ड में उसका इस एनर्जी स्टोर होता है। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस फील्ड में कितना एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम इस फील्ड में एनर्जी कितना होगा उसको हम बोलेंगे एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी वो होगा U बाई इस कैपेसिटर के अंदर की टोटल वॉल्यूम। एक एक प्लेट का एरिया अगर A है और दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है वो स्मॉल d है, तो ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। मतलब ये इक्वल टू होगा कितना, हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर बाई
AD, ये इक्वल टू होगा हाफ। अब C का वैल्यू क्या है? C का वैल्यू है एप्सिलॉन 0 इंटू A बाई D, और नीचे और एक AD है, मतलब ये हो गया AD स्क्वायर। अब भी हम क्या लिख सकता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो E का मतलब होता है V बाई D, तो V को हम लिख सकते हैं E इंटू डी, मतलब ये हो जाएगा स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और डी स्क्वायर इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी जो मिल गया हमें वो हो गया हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू स्क्वायर। तो मतलब कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है E, तो इस फील्ड में कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम अगर ले लोगे, यूनिट वॉल्यूम, उस यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर जो होगा वो होगा हाफ इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू स्क्वायर। ये होगा कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी। इस एनर्जी जो वैल्यू मिला हमें, इस एनर्जी वैल्यू को हम बहुत बार हमें कैलकुलेट करना होगा। एक है आपका EM वेव जो चैप्टर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट में आएगा, वहाँ पर देखो कि लाइट जो होता है वो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी ये होगा, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का भी एक एसोसिएटेड एनर्जी डेंसिटी है, और दो एनर्जी डेंसिटी मिला के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक लाइट कितना एनर्जी ला रहा है, वो क्लासिकल एनर्जी ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों, अभी तक हमें जो मिला वो है एक बैटरी का साथ जो उसका पोटेंशियल है V, एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया, कैपेसिटर का पोटेंशियल भी V हुआ, और उसका दौरान इसका जो एनर्जी स्टोर हुआ वो है हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर, जहाँ C है उसका कैपेसिटेंस। अब कनेक्टिंग जो वायर है वो पूरा वायर का रेजिस्टेंस कुछ होगा, वो रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इस रेजिस्टेंस में कुछ हीट लॉस होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस से अगर चार्ज फ्लो करेगा मतलब है करंट फ्लो होना, जब तक ना ये फुल चार्ज हो जाए। फुल चार्ज जब हो जाएगा तब करंट स्टॉप हो जाएगा, लेकिन फुल चार्ज होने तक इस पर करंट फ्लो होगा। शुरू में जब चार्ज नहीं है तब ज़्यादा रेट से करंट फ्लो होगा, जब चार्ज यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट होगा तो करंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक समय आएगा जब इसका पोटेंशियल हो जाएगा इसका पोटेंशियल का साथ इक्वल, तो इसका करंट स्टॉप हो जाएगा, और उसी दौरान कुछ हीट यहाँ पर लॉस होगा। तो कितना हीट लॉस होगा यहाँ पर? तो ये जो एनर्जी है हीट एनर्जी, और ये जो कैपेसिटर के स्टोर एनर्जी, ये दोनों एनर्जी आ रहा है कहाँ से? वो है पोटेंशियल से। मतलब इस सेल का अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्टेड हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्टेड हो रहा है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसका फील्ड जो क्रिएट हो रहा है, मतलब शुरू में कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, मतलब इधर कोई फील्ड भी नहीं है, लेकिन जब चार्ज यहाँ पर स्टोर हुआ तो एक फील्ड यहाँ पर जेनरेट हुआ। उस फील्ड को जेनरेट करने के लिए बाकी एनर्जी स्टोर हो रहा है, और इस फील्ड में एनर्जी जो है वो है टोटल हाफ इंटू सी इंटू वी स्क्वायर। तो अब कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्क डन बैटरी किया और उसका कितना एनर्जी हीट होकर लॉस हो गया। तो बैटरी का एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो देखो, अगर कैपेसिटर का टोटल चार्ज जो है वो है अगर Q, मतलब इस प्लेट में प्लस Q और इस प्लेट में माइनस Q, तो टोटल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, मतलब हम प्लस प्लेट में कितना चार्ज यही बोलते हैं, ये है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q चार्ज
सेल से इधर गया तो सेल का अंदर करंट जो चार्ज फ्लो हुआ उस चार्ज का अमाउंट भी है कैपिटल Q। अब एक सेल का पोटेंशियल तो जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो मतलब सेल का पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो सेल का द्वारा जो वर्क डन होगा वो होगा W इज इक्वल टू Q इंटू V। मतलब हम इसको CV स्क्वायर का रिलेशन में लिख सकते हैं Q इक्वल टू CV इंटू V इक्वल टू CV स्क्वायर। तो वर्क डन बाय द सेल जो हो गया वो हो गया CV स्क्वायर, और वर्क एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वो है हाफ CV स्क्वायर। मतलब हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस होगा वर्क डन बाय द बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड। वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो है CV स्क्वायर माइनस एनर्जी स्टोर्ड वो है हाफ CV स्क्वायर। मतलब जो हीट लॉस हुआ वो भी होगा हाफ CV स्क्वायर। मतलब एक बैटरी जितना वर्क डन कर रहा है, अगर ये 10 जूल वर्क डन करेगा, इसका मतलब है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा उसका आधा, मतलब 5 जूल, और जो हीट लॉस होगा वो होगा 5 जूल। ये हो गया 10 जूल एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये है एक कैपेसिटर के जब एनर्जी स्टोर होता है तो उसका फील्ड में एनर्जी कितना स्टोर होता है और कितना हीट लॉस होता है। अब देखो ये हम क्या कर दिया कि हाफ CV स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर में डिवाइड हो गया, जहाँ भी है क्या बैटरी का पोटेंशियल और पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। अगर अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि मान लो कि एक सेल का साथ हमें क्या किया, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लो नंबर 1। तो मान लो कि ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को एक सेल से हम कनेक्ट किया। सेल का जो पोटेंशियल है वो है V, तो कैपेसिटर भी V पोटेंशियल से पोटेंशियल उसका भी होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जो है वो है जब इसका पोटेंशियल आधा होगा, मतलब V/2 होगा, तब तक कितना एनर्जी उस पर स्टोर होगा और कितना हीट लॉस होगा और बैटरी का वर्क डन कितना होगा। मतलब अगर फुल चार्ज करोगे तब तो हाफ CV स्क्वायर एंड CV स्क्वायर, ये है 3 आंसर। इसका आंसर होगा हाफ CV स्क्वायर, इसका भी हाफ CV स्क्वायर और ये होगा CV स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन है जब तक कैपेसिटर V/2 पोटेंशियल होगा तब तक यहाँ पर कितना एनर्जी स्टोर होगा, यहाँ पर कितना लॉस होगा और ये सेल कितना वर्क डन करेगा। तो देखो सेल का वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए कितना चार्ज यहाँ पर स्टोर होगा। तो मान लो कि इसका जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकता है वो कितना है, मैक्सिमम जो चार्ज यहाँ पर स्टोर हो सकता है वो अगर Q है तो पोटेंशियल आधा होने से वहाँ पर आधा चार्ज स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है Q इक्वल टू CV। अभी कितना चार्ज स्टोर होगा, वो होगा CV/2, मतलब Q/2। तो ये होने से इस बैटरी का वर्क डन कितना होगा, देखो कि बैटरी का वर्क डन जो होगा वो होगा बैटरी का पोटेंशियल V और चार्ज फ्लो कितना हुआ, चार्ज फ्लो हुआ Q/2। मतलब वर्क डन बाय द बैटरी हो गया हाफ इंटू Q इंटू V, और हम अब लिख सकते हैं हाफ इंटू C इंटू V स्क्वायर। ये हो गया वर्क डन बाय द बैटरी। अब एनर्जी स्टोर कितना होगा, एनर्जी स्टोर जो होगा वो होगा हाफ इंटू कैपेसिटेंस इंटू कैपेसिटर का पोटेंशियल वो है V/2, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1/8 इंटू CV स्क्वायर। तो एनर्जी स्टोर जो हो गया वो होगा 1/8 CV स्क्वायर। तो हीट लॉस कितना होगा, हीट लॉस जो होगा वो होगा W - U,
W का वैल्यू जो है वो है हाफ CV² और U का वैल्यू है 1/8 CV²। मतलब ये हो गया 3/8 CV²। तो यहाँ पर जो एनर्जी स्टोर होगा वो होगा 3/8 CV²। ये है एनर्जी लॉस। अभी देखो जितना एनर्जी यहाँ पर क्या था कि जितना एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होगा उतना ही एनर्जी हीट लॉस हो रहा था जब कैपेसिटर को फुल चार्ज किया जाएगा। अगर फुल चार्ज नहीं करोगे तो एनर्जी स्टोर होगा कम और एनर्जी लॉस होगा ज़्यादा। मतलब शुरू में एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर्ड टू एनर्जी स्टोर, और पूरा होने के बाद वो हाफ हाफ हो जाता है। तो शुरू में एनर्जी स्टोर होगा कम, लॉस होगा ज़्यादा। एंड में जब करंट बहुत ही कम हो जाएगा तो एनर्जी स्टोर होगा तब ज़्यादा और एनर्जी लॉस जो होगा वो होगा बहुत ही कम। तो एनर्जी लॉस शुरू में हाई रेट में होता है और एनर्जी स्टोर लो रेट में होता है, और से एंड में एनर्जी लॉस बहुत कम होता है और एनर्जी स्टोर होता है वो है ज़्यादा। इसको आप इसी तरह भी बोल सकते हो कि मैंने पहले ही बोला, जब यहाँ पर चार्ज कम होगा तब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब करंट बहुत ही कम हो जाएगा तब यहाँ पर एनर्जी लॉस भी कम होगा। तो मतलब शुरू में ज़्यादा करंट ज़्यादा लॉस, लास्ट में कम करंट तो कम लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन टू कैपेसिटर। मान लो कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, जो कैपेसिटर का चार्ज है Q, उसका कैपेसिटेंस है C1 और उसका पोटेंशियल है V। अभी मान लो कि इस कैपेसिटर का साथ हमें और एक कैपेसिटर है, जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो है C2 लेकिन यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है और इसका पोटेंशियल भी है 0। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर देंगे। तो दोनों कैपेसिटर को अब ऐसे कनेक्ट करने से क्या होगा कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अभी सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। तो क्या होगा, यहाँ से कुछ चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ से कुछ चार्ज इधर आ जाएगा। तो इसका शुरू में चार्ज था Q और इधर था -Q। अब थोड़ा सा चार्ज इधर आ जाएगा, वो मान लो Q' और इधर चार्ज हो गया -Q' और इसका चार्ज भी कम हो जाएगा। तो इसका चार्ज Q' इधर आने से मान लो इसका चार्ज हो गया फिर Q1 और इसका चार्ज हो गया -Q1। मतलब शुरू में चार्ज था Q, इसका -Q, Q' चार्ज इधर आ गया तो बचा हुआ चार्ज जो है वो है Q1। मतलब Q इक्वल टू है Q' प्लस Q1। ये Q चार्ज दोनों प्लेट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी क्या होगा कि हमें कैलकुलेट करना है कि दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कॉमन पोटेंशियल जो होगा वो कॉमन पोटेंशियल कितना होगा। शुरू में पोटेंशियल था कैपिटल V। तो देखो चार्ज जो है ये चार्ज का कंजर्वेशन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। मतलब शुरू में टोटल चार्ज और एंड में टोटल चार्ज सेम रहेगा। तो शुरू में टोटल चार्ज जो है वो क्या है, वो है C1 इंटू V, Q इक्वल टू C1 इंटू V। बाद में क्या होगा कि इसका पोटेंशियल गिर कर मान लो इसका पोटेंशियल हो गया VC। इधर हम ग्राउंड करते हैं तो ये पोटेंशियल हो गया VC, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल अगर VC है तो Q प्राइम इक्वल टू होगा C2 इंटू VC और Q1 हो गया C1 इंटू VC। मतलब VC कॉमन पोटेंशियल जो हो गया वो हो गया C1 बाई C1 प्लस C2
इंटू भी। ये हो गया दोनों का कॉमन पोटेंशियल इन दोनों साइड का। इसी तरह और एक प्रॉब्लम ले लो बच्चों कि शुरू में हम ले लिया था कि ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। अब हम एक एग्जाम्पल लोगे, कैसा कि शुरू में इस कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है दोनों साइड का वो है V1 और इसका कैपेसिटेंस है C1। और एक कैपेसिटर जो है उसका कैपेसिटेंस है C2 और उसका पोटेंशियल है V2। अब हम क्या करेंगे कि दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे एक दूसरे से। कैसे कनेक्ट किया ना, इसका पॉजिटिव साइड का साथ इसका पॉजिटिव साइड कनेक्ट कर दिया और इसका नेगेटिव साइड का साथ इसका नेगेटिव साइड को कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने से क्या होगा कि इन दोनों का पोटेंशियल अब सेम होना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर भी इसका कॉमन पोटेंशियल जो हो जाएगा बाद में वो हो जाएगा इसका कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा V। इधर हम ग्राउंड कर देते हैं तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V। शुरू में इस पॉइंट का पोटेंशियल था V1, इसका था V2। कनेक्ट करने से पोटेंशियल V हो गया। मतलब जिसका पोटेंशियल ज़्यादा है, अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो क्या होगा, जो हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल ये था लोअर पोटेंशियल, तो कुछ चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में आ जाएगा करंट की तरह। तो यहाँ पर मान लो शुरू में चार्ज जो था वो था Q1, यहाँ पर शुरू में चार्ज था Q2। बाद में मान लो इसका चार्ज हो गया Q1 प्राइम और इसका चार्ज हो गया Q2 प्राइम। तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का अकॉर्डिंग Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2। मतलब शुरू में ये दोनों प्लेट मिला के जो चार्ज था बाद में भी उतना ही होगा, केवल दोनों का अंदर चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। यहाँ पर शुरू में जो चार्ज था टोटल, बाद में भी टोटल चार्ज उतना ही है। तो मान लो दोनों पॉकेट में रुपया थे, यहाँ पर 10 रुपया, यहाँ पर 8 रुपया। अब हम क्या किया, यहाँ से 1 रुपया इधर दे दिया तो यहाँ पर 9 रुपया हो गया। जितना घटा यहाँ पर उतना ही यहाँ पर बढ़ेगा, मतलब टोटल चार्ज जो है वो सेम रहेगा। अब हम लिख सकते हैं Q1 वो है बाद में, तो बाद में पोटेंशियल हो गया V, कैपेसिटेंस तो सेम रहेगा, मतलब Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 भी, Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2 भी, और Q1 जो शुरू में था वो था C1 V1 और शुरू में इसका था C2 V2। यहाँ से देखो हम V कॉमन ले लोगे अगर, तो बाद में चार्ज जो हो जाएगा वो है C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। तो ये हो जाएगा उसका कॉमन पोटेंशियल दोनों एंड का। ये है कॉमन पोटेंशियल का वैल्यू। अब क्या होगा कि यहाँ पर जब एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, मतलब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो थोड़ा सा करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो अगर होगे तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होगा। तो एनर्जी लॉस यहाँ पर कितना होगा बच्चों, देखो कि एनर्जी लॉस जो होगा डेल्टा U वो होगा इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितना है, इस पोटेंशियल का V1 वोल्टेज C1 कैपेसिटेंस, मतलब इनिशियल एनर्जी हाफ C1 V1 स्क्वायर। दूसरे कैपेसिटर का इनिशियल एनर्जी है हाफ C2 V2 स्क्वायर, माइनस ये है इनिशियल टोटल एनर्जी माइनस हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों का फाइनल पोटेंशियल है जो वो है V। तो ये हो गया एनर्जी लॉस। अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना होगा,
और थोड़ा सा मैथमेटिक्स करके हमें मिल जाएगा कि एनर्जी कितना स्टोर लॉस हो रहा है। तो चलो थोड़ा सा मैथमेटिक्स कर लेते हैं और जो हमें मिलेगा वो है डेल्टा यू इक्वल टू। अब देखो इस कैलकुलेशन को ध्यान से करना, अगर थोड़ा सा इधर उधर होगा तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। शुरू में हम क्या करेंगे तो देखो इसका शुरू में हाफ है, इसका भी हाफ है, इसका भी हाफ है और इसका भी हाफ है। तो शुरू में हम हाफ को एकदम बाहर कर दिया, तो हाफ बाहर करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये हो गया C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस दोनों का ही V स्क्वायर है तो हम C1 प्लस C2 को बाहर कर दिया और ये हो गया V स्क्वायर, बाहर में आ गया V स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकंड लाइन। अब थर्ड लाइन में हम लिखेंगे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V का वैल्यू क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 उसका स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 उसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 टोटल का स्क्वायर और नीचे C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर और इधर एक C1 प्लस C2 है, मतलब नीचे हो गया C1 प्लस C2 ओनली इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 बाई C1 प्लस C2। अब हम क्या करेंगे कि C1 प्लस C2 को टोटल का LCM कर लेंगे। तो अगर C1 प्लस C2 को टोटल का LCM कर लोगे तो ये देखो आ जाएगा, नीचे आ गया C1 प्लस C2। अब इसका नीचे तो 1 है, मतलब हम C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला टर्म को C1 प्लस C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर। दूसरा टर्म जो होगा वो होगा C2 C1 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। तो C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई करने से ये टोटल टर्म आ गया और एक टर्म हमारे पास है वो है माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2C1 C2 V1 V2। अब देखो C1 V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल। तो हमें जो मिल गया देखो अभी वो हो गया, बाहर है हमारा हाफ। उसका बाद देखो अब जो टर्म बचा है वो है ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। तीनों में ही C1 C2 जो है वो है कॉमन, तो हम C1 C2 को कॉमन लेते हैं। तीनों का ही नीचे
C1 प्लस C2 है, तो C1 प्लस C2 को तीनों का ही नीचे ले लिया, और जो टर्म बचा वो है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू V1 इंटू V2। तो हमें जो मिल गया वो है एनर्जी लॉस इक्वल टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये हो गया एनर्जी लॉस का एक्सप्रेशन। तो मतलब दोनों कैपेसिटर अगर है, दोनों कैपेसिटर को हम कनेक्ट किया, एनर्जी लॉस जो होगा हाफ दोनों का कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाई बाय उसका एडिशन, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस उसका स्क्वायर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो चार्ज का फ्लो भी नहीं होगा, तब एनर्जी वो भी जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा कैपेसिटेंस का कॉमन पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल होने का कारण उसका एनर्जी लॉस। अब देखो स्टूडेंट, जो लास्ट में बताऊंगा आज की क्लास में वो है, अगर हमारे पास दो कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर और ये है एक दूसरा कैपेसिटर। अब हमने क्या किया कि इसका प्लस साइड का साथ इसका माइनस साइड कनेक्ट करेंगे और इसका माइनस साइड का साथ इसका प्लस साइड जो है उसको हम ऐसे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी चार्ज का फ्लो होगा और चार्ज फ्लो होने का बाद मान लो कि कॉमन पोटेंशियल जो है वो है V। शुरू में इसका पोटेंशियल था V1 कैपेसिटेंस C1, इसका पोटेंशियल V2 कैपेसिटेंस है C2। अब देखो इसका जो क्या होगा, इस कैलकुलेशन में हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस फिगर को रीड्रॉ करके कि मान लो V1 V2 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे कि V1 का जो कनेक्शन था ऐसा ही रख देंगे और V2 को हम क्या कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन तो ऐसा है नहीं, तो इसका हम कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, ये मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम का साथ इक्वल कर दिया। अब हम ऐसे जब कर दिया तो ये जो जैसे कनेक्टेड था वैसा ही रखा, मतलब इसका पोटेंशियल V1 ही होगा, लेकिन इसको मैंने उल्टा कर दिया तो मतलब इसका पोटेंशियल को हम लिखेंगे माइनस V2। तब ये वाला केस और ये वाला सिचुएशन सेम है। अब यहाँ से देखो हमें कॉमन पोटेंशियल जो मिलेगा, अगर V है तो V इक्वल टू मिल जाएगा C1 V1 C2 माइनस V2 बाई C1 प्लस C2। अब तुम्हारा होमवर्क जो है ये घर में करके देखना कि ये जो पोटेंशियल हमें मिला, इस पोटेंशियल का कारण यहाँ पर एनर्जी लॉस कितना हो रहा है, और ये एनर्जी लॉस कितना हो रहा है वो कमेंट में लिखकर हमें बताना कि जो पोटेंशियल लॉस हमें पहले मिला जो है हाफ C1 C2 में V1 माइनस V2 स्क्वायर, अब बताओ कि ये टर्म क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, वो कमेंट में लिख कर बताओ। So thank you for watching. Good luck. Go ahead.